सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास। इसके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में कितना ये मैटर हमारे लिए उपयोगी रहेगा और इसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारा आज का टॉपिक है। और पहली लाइन समझते हैं हम, क्या भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का कार्य प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हो गया था। आप सभी जानते हैं कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए तो उद्देश्य क्या था? केवल और केवल व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भांपने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि इन पर आसानी से शासन किया जा सकता है। और जब शासन किया जा सकता है तो उसी तरह से उनकी कार्य योजनाएं तैयार होने लगीं। उसी कार्य योजना में एक हिस्सा ये था प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध, तो कहने का मतलब है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का जो कार्य है उसकी शुरुआत हो जाती है कब से? 1757 के प्लासी युद्ध से। आगे दूसरी लाइन समझते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 के विजय के बाद, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। उसके विजय के बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल के राज्य यानी शासन में भागीदार बना दिया। दो घटनाएं, मेजर घटनाएं, बक्सर का युद्ध 1764 और 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, इन दो घटनाओं से अंग्रेजों ने भारत में पैर जमा लिए पूर्णतः, और वो भी किस तरह से? शासन करने के उद्देश्य से। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब चूंकि अंग्रेजों को भारत में शासन करना ही है तो उन्होंने धीरे धीरे अपने नियमों के अनुसार काम करने की योजना बनाई, जो क्या है, एक संवैधानिक विकास के नाम से जान लिया। धीरे धीरे अपने फायदे के लिए वो नियम बना लेते थे, कानून बना लेते थे और भारत पे शासन करते थे। तो ये जो नियम है वही उनका संविधान है, उन्हीं नियमों पर चले। तो धीरे धीरे भारत में जो संवैधानिक विकास है वो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया। अब उसके तहत सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये देखने को मिला। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। अब भाई ये क्या कहता है, इस एक्ट में क्या खास बातें हैं, हम उनको देख लेते हैं, जो जो खास बातें हैं। क्योंकि परीक्षा में जब हमसे पूछा जाता है तो इन्हीं खास बातों से प्रश्न बनते हैं। वो क्या? पहला, 1000 पाउंड के अंशधारक को ही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के निर्वाचन में मताधिकार। नंबर 2, 24 डायरेक्टर्स में 6 प्रतिवर्ष पद मुक्त। 24 डायरेक्टर्स में 6 प्रतिवर्ष पद मुक्त। तीसरा पॉइंट, बंगाल का गवर्नर का पद गवर्नर जनरल का हो गया। और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। और किस एक्ट के तहत बना? ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। चौथा पॉइंट समझते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 41। पांचवा पॉइंट, युद्ध व शांति के प्रश्न पर बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के नियंत्रण में। कितने पॉइंट्स हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखे? अभी तक हमने 5 देखे। 1000 पाउंड के अंशधारक को ही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के निर्वाचन में मताधिकार। 24 डायरेक्टर्स में 6 प्रतिवर्ष पद मुक्त होंगे। बंगाल का गवर्नर का जो पद है वो अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 41। युद्ध व शांति के प्रश्न पर बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के नियंत्रण में। ये 5 पॉइंट हमने देखे। अब इसके बाद 6वें पॉइंट की बात करते हैं। 6वां पॉइंट क्या है जी? इसको समझते हैं।
छठवां पॉइंट्स है, कलकत्ता में, जो आज कोलकाता है वो उस जमाने में कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध था। कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश वाली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। छठे पॉइंट में यह बात कही गई कि भाई एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। 7वां पॉइंट समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो पहला सवाल ये जो बना महत्वपूर्ण कि भाई पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना। आज भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना उस टाइम अंग्रेजों ने इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। और इसके जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्होंने बनाए वो थे सर एलिजा इम्पे। तो यहाँ तक रेगुलेटिंग एक्ट के जो खास पॉइंट्स थे उस पर हमने चर्चा की। अब आगे की बात करते हैं, उसको भी समझिए। आगे रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था, रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक, यानी रेगुलेटिंग एक्ट में और सुधार की आवश्यकता थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रखी गई वो और देख लेते हैं। वो क्या थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला पॉइंट क्या है? एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। पहला पॉइंट क्या? एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया भाई।
पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर दूसरा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव तथा 4 प्रीवी काउंसिल, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य मिलकर बोर्ड का गठन करते थे। तो ये जो 6 सदस्य हैं वो क्या है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। तीसरा पॉइंट देखते हैं, भारत के सभी असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी विषयों पर बोर्ड के नियंत्रण की स्थापना कर दी गई। और चौथा पॉइंट, बोर्ड की इच्छा के विरुद्ध कंपनी का निदेशक मंडल भारत के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकता था। कितने पॉइंट हमने देखे अभी? 4 पॉइंट। एक सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना, मतलब 6 सदस्यीय सॉरी, और चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य मिलकर बोर्ड का गठन, और भारत के सभी असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी विषयों पर बोर्ड के नियंत्रण की स्थापना कर दी गई। बोर्ड की इच्छा के विरुद्ध कंपनी का निदेशक मंडल भारत के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकता। भाई ये 4 पॉइंट। अब इसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट ये क्या है भाई? निदेशक मंडल की एक 3 सदस्यीय गुप्त समिति का गठन किया गया। इस समिति के माध्यम से नियंत्रक मंडल अपने निर्देश भारत को भेज सकता था। नहीं, भारत सरकार को भेज सकता था उस टाइम, तत्कालीन अंग्रेजों द्वारा जो व्यवस्था की गई थी सरकार की। 6वां पॉइंट, केवल संस्रावित
सेवा का व्यक्ति ही पार्षद होगा। पार्षद होगा। 7वां पॉइंट, बम्बई तथा मद्रास, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में। इस तरह से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें 7 हमने मुख्य बिंदुओं पर अपनी नज़र दौड़ाई जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। ठीक, आगे बात करते हैं 1784 के ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब आता है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, इसका क्या रोल है भाई? क्योंकि 73 के बाद 84 में कुछ सुधार और होने की आवश्यकता थी, तो क्या कर दिया इन्होंने 1793 में। इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। उसे परिषद का निर्णय रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। नंबर 2, नियंत्रक मंडल नहीं भाई, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन व व्यय का भुगतान भारतीय राजस्व से होगा। लो जी, कर लो बात। पूरा का पूरा जो खर्चा है किसका, अंग्रेजी जो सेना है और उनके जो कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, जो भी हैं, उनका सबका वेतन कहाँ से निकलना है? भारत के राजस्व से, भारतीय राजस्व से। तो भारत की स्थिति तो वैसे भी दयनीय होनी है। तो अंग्रेजों ने अपनी इन नीतियों से भारत को चूसा। और कोई भी आदमी व्यवहारिक तौर पर किसी दूसरे को कब चूसता है? जब वो ताकतवर होता है। तो कहीं ना कहीं भारत कमज़ोर है उस समय, और ताकतवर ये है। ताकतवर ही तो कमज़ोर को चूसेगा, कि कमज़ोर ताकतवर को चूसने लग जाएगा, ऐसा कहाँ होता है? तो ये ताकतवर हैं उस टाइम। तो ये 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसमें 2 बातें हमने आपके सामने पेश की, प्रस्तुत की, जो बेहद इम्पोर्टेंट है।
दोनों बातें क्या हैं? गवर्नर जनरल सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया, उसे परिषद का निर्णय रद्द करने का भी अधिकार दे दिया। और दूसरा, जितने नियंत्रक बोर्ड के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं और भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन व्यय का भुगतान भारतीय राजस्व से होगा, मतलब पूरा का पूरा उनका खर्चा भारत ही झेलेगा। ये चार्टर एक्ट 1793 अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून के बारे में हम लोग इस समय संक्षिप्त रूप से देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह भारत पर आकर अपना कब्जा किया। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। पूरे 20 साल बाद, कहने का मतलब 1793 के बाद 1813 में, पूरे 20 साल बाद। अब इस एक्ट में क्या था? पहला पॉइंट, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त। दूसरा पॉइंट, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का नियंत्रण मंडल को अधिकार। चौथा पॉइंट, शिक्षा व साहित्य के लिए 1,00,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान। और पांचवा पॉइंट है, मिशनरियों को लाइसेंस देकर प्रचार कार्य करने की छूट। तो इस तरह से हमने देखा 5 पॉइंट के अंतर्गत, इन 5 पॉइंट्स में ही है चार्टर एक्ट 1813, और इसमें भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ये परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं ऊपर के दोनों पॉइंट्स। कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का नियंत्रण मंडल को अधिकार, शिक्षा व साहित्य के लिए 1,00,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान। पहली बार यहाँ से शुरू होता है, भारतीय लोगों के लिए शिक्षा के लिए कुछ किया जाना है तो वो फिर यहाँ से शुरू होता है 1,00,000 रुपए व्यय करने का प्रावधान। मिशनरियों को लाइसेंस देकर प्रचार करने की छूट दे दी गई। वो तो भाई देंगे ही छूट। आगे हमने देखा 1813 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या खास बात थी तो इसमें भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत में कंपनी का व्यापार बंद तथा चीन के साथ व्यापार
का एकाधिकार समाप्त। भारत में कंपनी का व्यापार बंद तथा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त। नंबर 2, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। अब यहीं से इसी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब भाई उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी बना दिया, कहा जाने क्या लगा, बना ही दिया उसे पूरे भारत का। आगे तीसरा पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि पार्षद की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक, अब यहीं पर समझते चलें, मैकाले पहला विधि पार्षद था और मैकाले ने शिक्षा के क्षेत्र में जो जो योगदान किया है वो आप लोग देख ही रहे हैं कि अंग्रेजों की जो बनाई हुई शिक्षा प्रणाली है उसको एज इट इज़ आज तक कंटिन्यू कर ही रहे हैं। इसकी बदौलत ये भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें पूरी तरह से एक तरह प्रतिबंध सा ही लगा दिया। इसने अपनी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली शुरू की और वो हमारे विद्यालयों में देखने को आज भी मिलती है। पांचवी बात करते हैं, सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ भेदभाव करने की नीति समाप्त। इसका मतलब यह है कि भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। अब नीति समाप्त करने की बात क्या है, क्योंकि भेदभाव होता था तभी तो समाप्त करेंगे। सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ भेदभाव करने की नीति समाप्त। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले यानी 1833 के चार्टर एक्ट के आने से पहले भारतीयों के साथ भेदभाव था। छठवां पॉइंट, सत्ता का पूर्ण केंद्रीयकरण, यानी सत्ता का पूरा केंद्रीयकरण कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हमने इन 6 बिंदुओं के अंदर मुख्य बातों को देखा। अब इसे आगे देखते हैं अगला एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1853, अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, पहले के चार्टरों की तरह एक निश्चित अवधि 20 वर्ष के लिए न होकर अनिश्चित काल के लिए बनाना।
पहला पॉइंट क्या हुआ, जैसे 1813 के बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट बना, तो और इससे पूर्व के 20-20 साल के अंतराल पे, तो ये कह रहा है पहला पॉइंट में कि पहले के चार्टरों की तरह एक निश्चित अवधि 20 वर्ष के लिए ना होकर अनिश्चित काल के लिए बनाना। दूसरा पॉइंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 की जगह 18 कर दी गई। 24 की जगह कितनी कर दी गई? 18। तीसरा पॉइंट, नियुक्ति के क्षेत्र में डायरेक्टरों के अधिकार का अंत तथा नियुक्ति क्षेत्र में डायरेक्टरों के अधिकार का अंत तथा प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ। अब यहाँ से शुरू होता है प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ, यानी सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत है वो यहाँ से है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब भारतीयों के लिए अब भी ये रास्ता बंद है, क्योंकि इसमें भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया। नंबर 4, विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश तथा 4 प्रांतों का एक प्रतिनिधि शामिल किया गया। ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1853 के चार्टर एक्ट में, पहले के चार्टरों की अपेक्षा जो अवधि 20 वर्ष की थी वो अनिश्चित कर दी गई। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 कर दी गई। नियुक्ति के क्षेत्र में डायरेक्टरों के अधिकार का अंत तथा प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ कर दिया गया। और विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश तथा 4 प्रांतों का एक प्रतिनिधि शामिल किया गया। और 5वां पॉइंट है इसका, विधि पार्षद को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। मतलब विधि पार्षद को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस तरह से ये 5 पॉइंट चार्टर एक्ट 1853 के संबंध में हमने आपके बीच ये चर्चा की। अब आगे देखते हैं
क्योंकि 1853 का ये जो चार्टर एक्ट है ये कितने दिन चल पाया 1857 में विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह तो लगभग 5 ही वर्ष तक चला। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ये आता है, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद इसमें क्या है प्रावधान, पहला भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथ में पहुंचा। कहने का मतलब अब क्राउन यानी सीधे इंग्लैंड से शासन होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म। अब दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल अब सम्राट का प्रतिनिधि, जिसे वायसराय कहा जाता था। कहने का मतलब यह है कि अब गवर्नर जनरल के स्थान पर जो क्राउन का प्रतिनिधि है उसको वायसराय कहा जाने लगा। अब ये पद खत्म। अब आता है तीसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर गृह शासन भारत मंत्री व उसकी परिषद के हाथ में। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर भारत मंत्री और उसके परिषद अब ये काम करेंगे। चौथे नंबर पर लेते हैं भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त तथा 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा। तो कहने का मतलब इन 4 पॉइंट में हमने क्या समझा, भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर अब क्राउन के हाथ में, गवर्नर जनरल अब सम्राट का प्रतिनिधि और उसका नाम बदल के क्या कर दिया, वायसराय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्थान पर गृह शासन भारत मंत्री व उसके परिषद के हाथ में अब ये पहुंचा। ये दोनों खत्म। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त और 8 की नियुक्ति क्राउन सीधे करेगा इंग्लैंड से। 5वां पॉइंट देखते हैं, आधे सदस्यों को भारत में 10 वर्ष की सेवा का
अनुभव जरूरी। ये 5वां पॉइंट। इसमें क्या दिया है, आधे सदस्यों को भारत में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव जरूरी। 5 पॉइंट के बाद छठवां पॉइंट है प्रतिवर्ष भारत का लेखा तथा भारत संबंधी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी। और क्या प्रावधान कर दिया है इसमें कि प्रतिवर्ष भारत का लेखा यानी जो भी आय और व्यय तथा भारत संबंधी जो भी रिपोर्ट होगी वो कहाँ पेश की जाएगी, संसद। और संसद कहाँ, इंग्लैंड में, क्योंकि उस टाइम भारत में तो संसद थी नहीं, तो वहीं पर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी कि भारत में कहाँ कितना किस पर किस मद पर व्यय हुआ और कहाँ से आय हुई। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी 1858 के बाद 1861। अब इसमें क्या है भाई, ये भी देखते हैं प्रोविजन। वायसराय की परिषद में 5वें सदस्य की नियुक्ति 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई जो विधिवेत्ता होता था। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, परिषद के कार्य संचालन हेतु वायसराय को नियम बनाने का अधिकार और इसी अधिकार के तहत कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था आरंभ की। 2 पॉइंट समझे हमने। 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 में। तीसरा पॉइंट, विधि निर्माण हेतु कार्यकारिणी परिषद में 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्य जिनमें आधे गैर सरकारी होते नियुक्त करने का अधिकार। 3 पॉइंट हो गए। विधि निर्माण हेतु कार्यकारिणी परिषद में 6 से लेकर 12 तक अतिरिक्त सदस्य जिनमें आधे
गैर सरकारी होते थे नियुक्त करने का अधिकार। चौथा पॉइंट, परिषद को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने जैसे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार नहीं। कौन सा अधिकार नहीं है? बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने जैसे वित्तीय और प्रशासकीय। 4 पॉइंट आपके सामने ही है। अब इसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं इसका। 5वां पॉइंट है बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार। और 6वां और लास्ट मेजर पॉइंट देखते हैं इस अधिनियम का, वो क्या है? प्रांतों के कानून बनाने के अधिकार पर वायसराय का नियंत्रण। इस तरह से हमने कितने 6 पॉइंट देखे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब 1861 के बाद अगला एक और आता है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भाई इसमें क्या खास बात है, इसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक कम से कम 40% का गैर सरकारी होना जरूरी। पहला पॉइंट, भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक और कम से कम इसमें 40% गैर सरकारी होना जरूरी। दूसरा पॉइंट, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू की गई। दूसरा पॉइंट ये, दोनों पॉइंट आपके सामने।
पहले में दिया है भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक और कम से कम 40% का गैर सरकारी होना जरूरी, और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू की गई। 2 पॉइंट के बाद अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार सीमित रूप से प्राप्त, यानी अधिकार तो प्राप्त है लेकिन वो भी सीमित रूप से। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। बंबई, मद्रास, बंगाल की परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से लेकर 20 तक उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 15 सदस्य, यानी बम्बई, मद्रास और बंगाल की परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से लेकर 20 तक, और यहाँ जो उत्तर पश्चिमी प्रांत में सदस्यों की संख्या केवल कितनी, 15। तो इस तरह से हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी 92 इसको देखा। अब इसके आगे के मॉर्ले मिंटो सुधार और भी हैं, उसके बारे में इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।